सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज वरिष्ठ अध्यापक का जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ, उस विषय में हमने पहले के वीडियो में आपको सामान्य जानकारी दी थी कि पेपर का जो स्तर है किस प्रकार का रहा है। एक बार पुनः उस पर हम चर्चा कर लें कि पेपर का जो स्तर रहा वो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है, यदि हम ध्यान से पेपर को देखें, और थोड़ा आपके लिए सही भी रहा, क्योंकि जहाँ बात मैं करूँ बायोलॉजी की, प्रश्नों की संख्या यहाँ 50 प्रश्न आपसे पूछे गए बायोलॉजी के। नियमानुसार 2018 और 22 के अंदर यदि हम बात करें तो वहाँ लगभग आपसे प्रश्नों की संख्या का जो रहा है आंकड़ा, वो हमारा रहा था लगभग 42, 43 या 44 तक। इसी तरह केमिस्ट्री में, इसी तरह फिजिक्स में, टीचिंग मेथड के 20। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव इसमें देखें हम तो 50 प्रश्न आपसे बायो के पूछे गए, 38 प्रश्न आपसे फिजिक्स के पूछे गए, लगभग 42 प्रश्न आपसे किसके, केमिस्ट्री के पूछे गए, 20 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के सेम टू सेम रहे। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या रही वो हमारी 40, 40, 80 और 20, 100, 150 प्रश्न। अब इसका बायो में प्रश्नों का संख्या मतलब 7 प्रश्न केमिस्ट्री से लगभग ज़्यादा और बायो से फिजिक्स से भी ज़्यादा, तो प्रश्नों की संख्या बायो के अंदर थोड़ी सी बढ़ाई गई। और आप बात करें बायो के अंदर तो बायो में प्रश्न एवरेज से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो वास्तव में टफ थे, जो करने लायक नहीं थे, सेकंड ग्रेड लायक नहीं थे। ऐसे प्रश्नों की संख्या हम मान सकते हैं 7 से 8 प्रश्न इसमें ऐसे थे जो बिल्कुल लायक हमारे नहीं थे। बाकी प्रश्न सब आप कर सकते थे, किए हुए में से आए हैं, करवाए हुए हैं आपको नोट्स हो, चाहे आपकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी मैंने खूब ऐसे प्रश्न आपको दिए हैं। 1.0, 2.0, 3.0 टॉपिक वाइज आप जब प्रश्न देखेंगे, चाहे आपका एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, चाहे आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, चाहे आपका एनिमल टेक्सोनोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी है, प्लांट फैमिली है, प्लांट फैमिली तक के प्रश्न आपको हूबहू उस टेस्ट से मिले हैं। आप उन प्रश्नों को आप दोबारा, जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन रहे हैं, कल मैं प्रयास करूंगा इसके जो ऐसे प्रश्न जो सीधे पूछे गए उनको मैं आपकी एक पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में प्रश्न सीधे। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली वो विद्यार्थियों ने किताब के माध्यम से भी पढ़ा है, किताब से भी काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ हूबहू पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपने जहाँ से भी पढ़ा है, मैंने आपको शुरू से एक बात बोली थी कि बायो के लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो ले सकते हैं, वो सफिशियंट है। उसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारी बुक चल रही है वो पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इक्का दुक्का प्रश्न मैं मान सकता हूँ, जो आपको 6-7 प्रश्न वो बता रहा हूँ वो हर बार आउट ऑफ आते हैं, थोड़ा सा लेवल से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न जरूर है, बाकी एवरेज सारे प्रश्न आपकी बुक से आए। इसके बाद ये जो प्रश्नों का था पैटर्न, इसमें फिजिक्स का एक बार फिर थोड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर फिजिक्स के जो प्रश्न हैं 38 पूछे गए, एक तो संख्या में 4-5 प्रश्न कम रहे। दूसरी बात, 11वीं 12वीं में से लगभग प्रश्न पूछे गए, औसतन माने कि 23-22 प्रश्न ऐसे थे जो केवल 11th से हैं। मात्र 4 से 5 प्रश्न ही हमारे बीएससी वाले पार्ट से पूछे गए, बाकी सारा 11th-12th की फिजिक्स पूछी गई। हालांकि आपने की नहीं की वो बात अलग है, लेकिन एवरेज से फिजिक्स भी इजी रही। तो यहाँ कुल मिलाकर हम बात करें तो कोई ज़्यादा टफ पेपर इसको नहीं कहा जा सकता। फिर भी हम कल इसके बाद एनालिसिस करेंगे, जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने किस प्रकार से इस पेपर को सॉल्यूशन किया उनसे हम कल बात करेंगे, क्या एवरेज रह रही है, क्या उनकी प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो टॉपर्स थे उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद इसका एनालिसिस आगे हम करते रहेंगे। तो हम बायो का जो सोल्यूशन है उसको देखते हैं, उसके बाद फिजिक्स का आपको सोल्यूशन मिलेगा। कल आपको इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप के अंदर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। साइंस से साइंस विद टॉपर रणवीर सर के नाम से है। साइंस विद टॉपर रणवीर सर के नाम से ये हमारा साइंस का चैनल है, जिसमें सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को रिलेटेड आपको क्विज है या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेस्ट सीरीज वगैरह, उसकी सूचना इसमें आपको मिलेगी। और जीके का आपको बताइए एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की कि किस प्रकार के प्रश्न बायो के यहाँ पूछे गए और कौन से प्रश्न वास्तव में ऐसे थे जो टफ थे, आपके लायक नहीं थे, या इजी प्रश्न कौन से थे, किस प्रकार का ये पैटर्न था, इसको हम देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 को यदि देखें, शुरुआत बायो से हुई, ये भी अच्छी बात है, आपको शुरू में फिजिक्स नहीं मिली। शुरू के जो प्रश्न थे वो एक ये भी चेंज था कि एक प्रश्न नहीं था, यहाँ लगभग आपको एक साथ प्रश्न मिले। जैसे हमने टेस्ट सीरीज में जिस प्रकार का पैटर्न रखा था आपकी बार,
वैसा हालांकि बायो के आपको लगभग 35 और प्रश्न लगातार मिले, 10 प्रश्न बाद में दिए गए हैं, और ऐसा ही केमिस्ट्री में और ऐसा ही फिजिक्स के अंदर लगातार आपको प्रश्न मिले हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा संकेत था, अच्छा पैटर्न था। मैकडूगल का चूहों के बचाव का रास्ता प्रयोग समर्थन करता है। तो मैकडूगल ने चूहों से संबंधित सूचनाएं दी, किस सिद्धांत के अंदर, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो इनका समर्थन करता है? तो वो इसका सही उत्तर था हमारा लेमार्कवाद का समर्थन ये करता है। सीधा प्रश्न था, राजस्थान बोर्ड की आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। राजस्थान बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी का मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन राजस्थान वाली बोर्ड वाली बुक के अंदर आपको सीधा सा प्रश्न मिलेगा, वहां सीधा सीधा। और आगे हम एक देखेंगे, ये हालांकि हमारे टेस्ट में ऐसा प्रश्न नहीं दिया गया था, लेकिन ऐसा प्रश्न उसमें नहीं था। अगला, पूर्ण विभेदित मर्दूतक कोशिकाओं का, ये भी थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ था, लेकिन ऐसा प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, बिल्कुल सेम डिटो वो प्रश्न ही अपनी बार दोबारा पूछा गया उसी पैटर्न के ऊपर कि पुनर्विभेदित, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देखें, फॉर्मेशन ऑफ इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। पूर्ण विभेदित मर्दूतक कोशिकाओं में अंतरकूलीय कैम्बियम व कोर कैम्बियम का निर्माण किसका उदाहरण है? अब देखो यहाँ हम देखें तो ये बिल्कुल दोनों गलत थे। यदि आप इसको वैसे भी करते तो भी इसमें संभावना थी सही होने की, कि निर्विभेदन का ये किसका उदाहरण है? निर्विभेदन का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, निर्विभेदन का उदाहरण है। कौन सा मृदा जल? अब मृदा जल आप ये हमारा इकोलॉजी, अब की बार इकोलॉजी से भी काफी अच्छे प्रश्न, सिंपल से प्रश्न पूछे गए और प्रश्न आए भी काफी, तो इसको भी थोड़ा सा हम आगे की जो एग्जाम रहेंगे उसमें थोड़ा ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आगे भी सेम पैटर्न रहेगा। आगे हम मृदा जल का उपयोग होता है, कौन सा मृदा जल पादप उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है? गुरुत्वीय जल बिल्कुल नहीं रहता, गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण धरती में नीचे की तरफ रिसाव हो जाता है, नीचे चला जाता है। आर्द्रता ग्राही जल भी काम में नहीं आता है, रसायनबद्ध जल भी काम में इसके नहीं आता है। केशिकाएं बन जाती हैं, केस लली जिसको बोलते हैं, उनमें पानी समाहित रहता है और वो पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। आपने बारिश के मौसम में भी देखा होगा कि जब बारिश नीचे पानी केस नलियों के रूप में जमा हो जाता है और वो स्थायी रहता है, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाता, एक जगह स्थायी रहता है और वो पौधे उसका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए पौधे करते हैं। तो इसका सही उत्तर है केशिका जो जल है, वो बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश शोषण में ऑक्सीजन ग्राही है। अब देखो प्रकाश शोषण की जब भी बात करें, आपको पता भी होगा, इसे C2 चक्कर कहते हैं, डेकोरोटियो ने इसकी खोज की थी। प्रकाश शोषण से संबंधित एक ही एंजाइम आप मुख्य रूप से काम में लेते हैं प्रकाश शोषण में, उसका नाम होता है RUBP भी बोलते हैं इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में, राइबोलेज बाइफॉस्फेट एंजाइम काम में आता है, और ये ही ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजनेज, राइबोलेट बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें मुख्य एंजाइम कौन सा काम में आता है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोलते हैं, RUBP बोलते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। पादप कोशिकाओं में इलायोप्लास्ट का संचित करते हैं, क्या संचित करते हैं? इलायोप्लास्ट संबंधित, अब देखो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपने लवक पढ़ा होगा। लवक की जब हम बात करते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट भी बोलते हैं, इलियो भी बोल दो, इलायो बोल दो, इलियोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, सॉरी इलियोप्लास्ट नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, तीसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है इलियोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। चौथा होता है एल्यूरोन, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, या प्रोटीन से संबंधित है प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। एल्यूरोन प्रोटीन का संचय करते हैं, इलियो वसा का करते हैं, एमाइलो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आगे भी कि एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का, इलायोप्लास्ट वसा का, जो आपके पूछा गया तेल और वसा का,
और एल्यूरोन परत आपने सुना होगा, प्रोटीन से संबंधित है या प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटीन का संचय करते हैं। तो ये आपके प्रकार थे ल्यूकोप्लास्ट के 3, क्रोमो, ल्यूको और क्लोरोप्लास्ट, ये लवक के 3 प्रकार है। उत्तर होगा 2 नंबर, तेल और वसा। निम्न में से एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हालांकि प्रश्न टफ नजर आ रहा था, लेकिन जब आप इसके ऑप्शन देखते तो आपको बिल्कुल सही हो रहा था, आराम से आप इसको कर सकते थे। हो सकता है आपको देखने में अजीब लगा हो, एंजाइम से की बार भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ज्यादातर आपके प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और हार्मोन से, मैंने पहले बताया था आपको कि ज्यादातर जो प्रश्न है प्लांट फिजियोलॉजी से 6-7 प्रश्न आते हैं, आए भी हैं 5-6 प्रश्न। और देखते हैं कैसे। निम्न में से एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आइसोमरेजेज 2 यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। जस्ता, जिसको बोल देंगे जिंक, सही का बात कर रहा है, ये सही कौन सा? पेरोक्सीडेज व कैटालेज का सहकारक है, ये तो बिल्कुल गलत है, जिंक नहीं होता, इसका आयरन होता है। आयरन सहकारक के रूप में आपको एक सारणी भी दे रखी है, बताया भी था, बुक के अंदर भी ये सारणी मैंने दे रखी है। आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए, सब के लिए आप सहकारक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी सारणी आप नीचे देखेंगे तो जस्ता नहीं होगा, यहाँ क्या होता है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज के लिए आयरन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इसकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है कि एंजाइम से यदि हम सहकारक को, कोफैक्टर को अलग कर दें तो इसकी जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी ऊपर और देखते हैं, एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन व जल में विखंडन को उत्प्रेरित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन पेरोक्साइड व ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये तो वैसे भी अलग प्रकार का पेप्टिडेज है। पेप्टिडेज का मतलब आपका एक तरह से प्रोटीन से संबंधित एंजाइम है, यहाँ किसी भी काम का नहीं है, तो ये भी बिल्कुल बात गलत है। आइसोमरेज 2 यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार से क्या करते हैं, आइसोमर में बदलते हैं। आइसोमर का मतलब एक दूसरे में बदलते हैं, एक दूसरे में बदलने का कार्य करते हैं, तो ये जोड़ने का तो बिल्कुल लाइजेज यदि आए तो वो अलग बात है, लेकिन आइसोमरेज से संबंधित इस प्रकार का कोई भी काम नहीं है, तो ये भी आपकी बात क्या है, गलत है। तो इसका उत्तर 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए गुणधर्मों से कितने गुणधर्म सुसाध्य विसरण से संबंधित है? ये प्रश्न थोड़ा सा डीप था, थोड़ा सा अंदरूनी प्रश्न कहा जा सकता है, ऐसा प्रश्न हमने अब तक नहीं पढ़ा था, यह किसी भी प्रकार के आगे हमने नहीं देखा इस प्रकार का प्रश्न, थोड़ा सा डीपली प्रश्न था, तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी देते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो ये कह रहा है कि निम्न में से सुसाध्य विसरण से संबंधित है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से संबंधित है। तो यहाँ आपको उत्तर बताना था कि कितने जो पार्ट इसके हैं जो यहाँ भाग ले रहे हैं, जैसे 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कौन से सही है? जैसे हम एटीपी पे निर्भर होता है, एटीपी पे ये निर्भर नहीं करता है। उच्च वर्णात्मक होता है, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होगी। निरोधक के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव ऑफ इनहिबिटर, बिल्कुल सही है। सांद्रता प्रवणता के अनुकूल है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। एक प्रश्न यहाँ उत्तर यदि मान के चलें इसका, तो सीखो परिवहन अपफिल ट्रांसपोर्ट, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, हालांकि फिर भी मैं इसको उत्तर इसका ये 4 नंबर ही आपका करना चाहूँगा। इसके 4 सही, 1 नंबर उत्तर इसका मानेंगे हम कि इसमें 4 चीज़ें सही है, पहली गलत है, दूसरी भी गलत है, तो इसमें फिर भी डाउट में है अभी ये, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से इसका उत्तर क्या माना जा रहा है, 1 ही माना जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है कि द्वितीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राथमिक प्रतिरक्षा क्रिया की तुलना में शीघ्र व अति तीव्र होती है, बिल्कुल बात सही है, आपकी बिल्कुल सही बात है। और हमारे शरीर में प्रथम मुठभेड़ की स्मृति रहती है, हमारे शरीर में जैसे अवर बॉडी अपेरियंस टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल ये भी बात सही है और सही स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसका उत्तर मेरी तरफ से या बिल्कुल सही भी है ए और बी दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कथनों वाले प्रश्न की बार पहली बार एग्जाम के अंदर इतने बड़े स्तर पर पूछे गए हैं, फिजिक्स के अंदर भी कथन का प्रश्न है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, इस प्रकार के कथन के काफी प्रश्न यहाँ पूछे गए।
अब ये प्रश्न भी बहुत डीप था कि एलोस्टेरिक एंजाइम हमने पढ़ा है, लेकिन इतना एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा कि केवल परिभाषाएं आपके एग्जाम में भी, एलन सीट में भी, इधर उधर सारी जगह क्या दे रखी है, एलोस्टेरिक केवल परिभाषाएं दे रखी है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर हम कुछ ना कुछ चीज इस ऑप्शन से हम इसको कर सकते थे। जैसे हम V0 वक्रियाधार सबस्टेंट और V0 के मध्य जो आपका बोले इसको तो वलय जो वक्र जो होता है वो सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड वक्र के मध्य खींचा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका क्या था, गलत था। दूसरा, एलोस्टेरिक एंजाइम सभी उपायों के लिए एक ही विनायक स्थल, एक ही विनायक का मतलब है एक ही सब यूनिट ऑफ एलोस्टेरिक साइट रेगुलेटरी, मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम की सभी उप इकाइयों के लिए एक ही विनायक स्थल होता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये दो चीजें हमें आ रही थी तो आप इसको निकाल सकते थे। एक, जैसे इसके संबंध में यदि हम खोज करें, बड़े स्तर पर देखें, तो यहाँ एक लाइन ये भी लिखी हो जाती है कि ये माइकेलिस मेंटल गतिकी की अनुपालना नहीं करते। ये विशेष थ्योरी है, उसकी अनुपालना ये नहीं करते। ये बात स्पष्ट लिखी हुई है जहां आप इस चीज को पढ़ेंगे। हालांकि अपने 11वीं 12वीं लेवल पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, 12वीं ग्रेजुएशन में ये पूरी थ्योरी है, अलग से चलती है। तो इसका जो सही उत्तर मैंने ये माना है, सदैव एक ही प्रोटीन उप इकाई का बना होता है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, एक उप इकाई का नहीं, बहुत सी उप इकाइयां इससे जुड़ती हैं। तो हमने इसका उत्तर माना है 3 नंबर की, ये माइकेलिस मेंटल गति की अनुपालना नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं करते हैं। इसका उत्तर होगा 3। आगे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है एक तरह से कि जलीय परितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा का प्रवाह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नहीं है। जलीय परितंत्र में तो आपकी चारण खाद्य श्रृंखला ही ज्यादातर काम में आती है, तो ये बात गलत है। खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। खड़ी फसल को जीवित जैविक की मात्रा या इकाई क्षेत्र में मापा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप इस 2 नंबर और 3 नंबर में कंफ्यूज होंगे कि क्योंकि बहुत से साथी इसको 2 नंबर भी बता सकते हैं, 3 भी बता सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से उत्तर, इसका उत्तर जो होगा वो 2 नंबर होगा। कारण है कि खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट समय पर स्टैंडिंग स्टेट, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, लेकिन स्टैंडिंग स्टेट जब सही होता जब ये अजैविक की बात करता या निर्जीव की बात करता। ये निर्जीव और अजैविक के लिए काम करते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर की जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे खड़ी जीवित की नहीं होती है, अजीवित या निर्जीव की होती है, तो ये क्या होता, सही होता। ये भी बात बिल्कुल गलत है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला की तुलना में चारण खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रभावित होती है, ये भी बात गलत है। तो इसका उत्तर मैं मान रहा हूं 2 नंबर, और 2 नंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा आरपीएससी के ऊपर कि 3 और 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन स्पष्ट रूप से है कि इसकी जब परिभाषा आपने देखते हैं स्टैंडिंग स्टेट की, तो स्टैंडिंग स्टेट की परिभाषा आती है एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर की जीवित नहीं अजीवित या निर्जीव पदार्थ की कुछ मात्रा होती, तो अपने ये मान सकते थे सही है, लेकिन ये उत्तर गलत है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर, 10 नंबर का 2। अब यहां 11वां प्रश्न हम देखें कि गलत कथन का चयन करना। यह प्रश्न मैंने आपको टेस्ट के माध्यम से काफी बार दिया था, आपने पढ़ा भी होगा कि बहुसंगी, जैसे हम इसको देखें, ये हमारा देखा हुआ भी है, सिट्रस में बहुसंगी होते हैं। सिट्रस के अंदर क्या होते हैं, अरंड और सिट्रस की हम बात करें तो क्या होते हैं, एक संगी, जैसे कपास के अंदर है। अरंडी और सिट्रस के अंदर क्या होते हैं, बहुसंगी पुंकेसर होते हैं। बात बिल्कुल सही है, गलत का चयन करना है। एसिमाक्स पुष्पक्रम और सेसिमाक्सी, आपका एसिमाक्स को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिमोस। एसिमाक्स जो पुष्पक्रम होता है वो अगर भिसारी क्रम में होता है। सेसिमाक्सी होता है वो क्या होता है, ताला भिसारी क्रम में होता है, ताला भिसारी क्रम। ये प्रश्न आपको टेस्ट के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, आप देख लेना। 2.0 में भी, 3.0 के अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिया हुआ आपका जो ये टॉपिक है, उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ताला भिसारी क्रम और अगर भिसारी क्रम में देर का आप ये पढ़ते तो आपका ये भी प्रश्न सही हो जाता। टमाटर में अब कक्षस्थ दे रखा है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल गलत का चयन करना, तो ये बात सही है। टमाटर में कक्षस्थ, कक्षस्थ को इंग्लिश में यदि आप देखें तो एक्साइल बोलते हैं। एक्साइल यदि हम इधर जाएं तो आपका शायद एक्साइल होगा, एक्साइल सही है। तो टमाटर के अंदर एक्साइल प्रकार का बीजांड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कोर छादी पुष्प दल विन्यास फलियों के पुष्पों का विशिष्ट लक्षण है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपके 1, 2, 3 और 4 सही है, पहला आपका क्या है, गलत है।
रुधिर प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन प्रासरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है? ब्लड कोलोइडी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ब्लड कोलोइडी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए प्रोटीन जो काम में आती है वो होती है एल्ब्यूमिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस निस्पंदन की दर होती है 180 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर होती है। अब इसको मिलीलीटर में करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, 1000 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000 मिलीलीटर प्रति दिन। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही होगा। निम्न में से किस जंतु में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? अब देखो हमें पता है कि मछलियों के अंदर 2 कक्षीय होता है, रेप्टाइल के अंदर अधूरा 4 होता है और मनुष्य और आगे पक्षियों के अंदर पूरा 4 हृदय कक्षों में बंटा होता है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल दे दिए 3 कक्षीय हृदय का एग्जाम्पल हाइला मेंढक है, इसलिए ये सही होगा। रेटस चूहा बिल्कुल नहीं होगा। सिटाकुला एक प्रकार का तोता, पैरेट बोल सकते हैं, ये आपका किसमें पक्षियों में आएगा। हिप्पोकैपस, हिप्पोकैपस आपकी क्या है, मछली है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, जिसको समुद्री घोड़ा बोलते हैं। इसका उत्तर नंबर होगा 1। निम्न में से ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट में दिया था, हर बार आपने बहुत बार इस प्रश्न को दिया है और बिल्कुल आप इस प्रश्न को कर सकते थे, थोड़ी सी मेहनत करते, बहुत आसान प्रश्न था। इसमें देखो इंग्लिश वाली टर्म आप देखें तो हमें पता है कि स्पर्मेटोगोनिया सबसे ऊपर होता है, फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। तो आपका देखो इसमें सही उत्तर होना चाहिए पहला, यदि हम देखें स्पर्मेटोगोनिया सही है, स्पर्मेटोजोआ नहीं आएगा, ये बात गलत है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ ये बात गलत है, ये सही है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, स्पर्मेटोजोआ। अब ऐसा यहाँ से 2n ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको दिया था 2n 3n वाला, वहां से प्रश्न अलग आगे वाले एग्जाम में आपके आ सकते हैं कि 2n कौन सा है, 3n कौन सा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने, जहां तक मेरा अनुमान है, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ टेस्ट या ऑब्जेक्टिव अभ्यास जिन्होंने किया है उनको अच्छा फायदा इस पेपर में हुआ। आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो आपको नई चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। थ्योरी बार बार थ्योरी रटने से आपको पता है कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आप नियमित रूप से प्रश्नों का अभ्यास यदि करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है? जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है। देखो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, जैसे इंटरफेरोन्स, हमें इंटरफेरोन्स जो हमारे शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं, इंटरफेरोन्स कैंसर के प्रति निरोधी होते हैं। बहुरूप के अंदर श्वेताणु, मतलब ऐसी कोशिकाएं जैसे बेसोफिल है, एसिडोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये प्रकार की ल्यूकोसाइट्स है। बहुरूप इसको इंग्लिश में देखते थे क्या है, ल्यूकोसाइट। ये सारी क्या है, जन्मजात है, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। अमाशय में जो अम्ल है वह भी एक प्रकार का क्या है, जन्मजात है, वह भी कुछ ना कुछ शरीर में रक्षा ही करता है। हमारे शरीर की बाहरी जो पदार्थ है उनको अंदर नहीं, ल्यूको एक प्रकार का लिक्विड है, तो ये भी इसमें आएगा। अमाशय का, बहुरूप के अंदर श्वेताणु का, इंटरफेरोन्स का। लेकिन आईजीई क्या है, जन्मजात नहीं, ये क्या है, अर्जित है। तो 4 नंबर इसका सही होगा। निम्न में से कौन से कथन विरोइड के लिए सत्य? ये प्रश्न भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिया था, सेम ऐसा प्रश्न दिया था आपको। इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है, ये बात सेम डिट्टो प्रश्न आपका टेस्ट सीरीज के अंदर था। 1 और 3 इसका आपका क्या होगा, सही होगा। आपका जो शेड्यूल के अंदर माइकोप्लाज्मा, सेवाल, माइक्रोबायोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा सेम, आप यदि देखेंगे तो। ये प्रश्न बिल्कुल नया था। मानव वंशावली मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स जो हमारे सिलेबस में दे रखी है वहां से ये प्रश्न पूछा गया है, ह्यूमन जेनेटिक्स से, और बिल्कुल नया प्रश्न था। यहाँ कई बार ऐसे प्रश्न पूछे नहीं गए सेकंड ग्रेड लेवल पर। ये प्रश्न वास्तव में उन 7 प्रश्नों में शामिल है जो टफ प्रश्न थे। अब इसका प्रतीक का निरूपक क्या था, हालांकि इसका उत्तर हम निकालें तो हमारा संबंधियों का समागम है। अब इस प्रकार के जब अपने देखते हैं निशान, जैसे यहाँ ऐसा निशान यदि दिया हो इसका मतलब क्या है, नर है। ऐसा निशान यदि दे रखा है जिसका मतलब क्या है, मादा है। यदि इन दोनों को मिला दें तो क्या है, विवाह है, विवाह से संबंधित ऐसी टर्म आपको याद करनी पड़ती है। और यदि इस प्रकार से दे रखे हो तो लिंग ज्ञात नहीं है। इस प्रकार की टर्म है, काफी है, कम से कम 12-13 ऐसे डायग्राम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऐसा प्रश्न यदि आए तो इसका क्या निरूपक था कि संबंधियों से समागम है।
ऐसा प्रश्न भी आपको दिया था, यदि आपको ध्यान हो टेस्ट के अंदर बहुत बार ऐसे प्रश्न दिए कि क्रेब्स चक्कर से संबंधित प्रश्न आएगा। अब इसने 3-4 चीजें एक साथ दे दी, वो बात अलग है, हमने एक एक करके दिया था और इन्होंने सारा एक साथ पूछ लिया। इस चक्कर में एक बिंदु पर FAD का FADH2 में अपचयन होता है, बिल्कुल होता है, आप सबको पता भी है कि यहाँ से फ्यूमेरिक अम्ल से जब अपने आगे चलते हैं सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल की ओर, सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, सक्सेनेट, ये प्रश्न दिया भी हुआ है आपको, सक्सेनेट से फ्यूमेरेट में क्या होता है, इसका अपचयन होता है, बिल्कुल बात सही है। इस चक्र में 3 बिंदुओं में NAD से NADPH2 का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। सक्सिनिक अम्ल कोएंजाइम A से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सक्सिनिक अम्ल सक्सिनल कोएंजाइम A से सक्सिनिक अम्ल में GTP बनता है। इस चक्र का आरंभ एसिटाइल कोएंजाइम A के पायरुविक अम्ल के साथ संघनित होकर सिट्रिक अम्ल, नहीं पायरुविक अम्ल नहीं होता है, वहाँ एसिटाइल कोएंजाइम जरूर होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसको बोल सकते हैं, ये चीज़ वहाँ आ सकती है। 4 और वो 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 6 कार्बन का सिट्रिक अम्ल बनाते हैं, पायरुविक अम्ल यहाँ नहीं होगा, ये आपका गलत है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का रॉबर्ट हुक हमारे क्या थे, मृत, जिन्होंने कॉर्क सेल की खोज की थी। एंटोन लुवेनहोक ने आपकी जीवित कोशिका की खोज की थी, इसका उत्तर नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। चारण खाद्य श्रृंखला इकोलॉजी का प्रश्न है, उत्पादक से प्रारंभ होते हैं, जबकि अप्रद खाद्य श्रृंखला आपकी कहां से होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। कौन सा वर्दी नियामक माल्टिंग, अब एक चीज आपने देखा होगा, एक तो माल्टिंग शब्द है, आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, वहां माल्टिंग, एक को बोल्टिंग बोलते हैं, दोनों ही किससे संबंधित है, आपके जिब्रेलिन से संबंधित है। माल्टिंग आपका मदिरा शराब उद्योग के अंदर एक प्रक्रिया है, वो काम में आती है, मदिरा के निर्माण के दौरान माल्टिंग होती है, और माल्टिंग में आपका GA3 एंजाइम काम में आता है। GA3 सॉरी हार्मोन है, जो पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, GA3 काम में आता है। द्विस, ये प्रश्न भी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिया गया था, सेम टू सेम, आप देख लेना आज भी जाके, वहां आपको छपा हुआ मिलेगा कि द्विसंकर संकरण किसका आधार है, या दोनों में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, और द्विसंकर संकरण किस पर है, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम पर आधारित है। प्रभाविता का, पृथक्करण का, ये सारे एक संकर संकरण पर आधारित है, जिसका सही उत्तर आपका होगा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जैव विविधता के जो तप्त स्थल है, यहां से भी प्रश्न दिया गया था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, भारत का नहीं पूछकर पूरे वर्ल्ड का पूछा है। तो यहां मुख्य रूप से जहां तक मेरा अनुमान है, किताब की यदि हम माने तो 2 से लेकर 3 के बीच में होता है, मतलब 2.3% के लमसम होता है, तो इसका उत्तर सही होना चाहिए आपका 2 नंबर। अब देखो आरपीएससी क्या मानती, हो सकता है 1 से 2 के बीच में भी मान ले, लेकिन सही उत्तर हमारी तरफ से, बुक की तरफ से यही है कि इसका उत्तर 2 होना चाहिए, 2 से लेकर 3 के मध्य सही उत्तर है। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सही कथनों पर मिलान कीजिए। गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, चिकनी अंत्य प्रज्वालिका है, राइबोसोम। यदि आपको एक भी प्रश्न आ रहा होगा, ये भी सेल बायोलॉजी के अंदर आपको मैंने दिया था, राइबोसोम का और चिकनी अंत्य प्रज्वालिका का तो आपको मैंने बताया ही था कि स्टेरॉइड हार्मोन, और आपका मुख्य रूप से स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, चिकनी अंत्य प्रद्वी जालिका पर होता है। खुरदरी आपको पता है कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, तो सी का यदि आप 2 भी करते तो भी आपका ये उत्तर सही हो जाता, क्योंकि एक में ही दे रखा है सी का 2। ए का क्या है आपका 3 नंबर, एक का आपका 3 मतलब गोल्जी इकाई का काम ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। आपका बी लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण होता है आपका क्या, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक अम्लों का पहचानना। तो इसका उत्तर नंबर 2 आपका सही होगा, 3 4 2 1। विदलन, विदलन शुरुआती विभाजन अनियमित, और देखो विदलन आपको पता है कि विदलन के अंदर सभी क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, और इसमें कोशिका क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होने के साथ साथ क्या है, एक दो चीजें और, इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसके अंदर क्या है, वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि प्रवस्था नहीं होती है, भ्रूण की आकृति नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये है, ये अंदर इसमें विभाजन होंगे, बाहर की आकृति नहीं बदलेगी, वृद्धि अवस्था इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, अंदर ही अंदर विभाजन पर विभाजन होते रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, विभाजन नियमित होंगे, और बाद में क्या हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर 2 नंबर सही होना चाहिए कि पहले शुरुआती विभाजन नियमित और बाद में क्या हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं।
ये प्रश्न फिर आपको दिया हुआ है, रोग कारक और रोग, यहाँ प्रियोन का भी पूछा हुआ है, वायरॉइड का पूछा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा भी देखते ध्यान से तो आपका प्रश्न हो जाता। जैसे कैसे, यदि हम इस प्रश्न को मिलान करने का प्रयास करें, अब जैसे प्रियोन का है, अब इसको यहाँ से मिलाने का मतलब क्या है, BSE, ये शब्द मैं भी मानता हूँ कि आपका नहीं पढ़ा हुआ, हमने आपको ये प्रश्न तो नहीं बताया था। इसके लिए हमने मैड काऊ रोग आपको बताया था, मैड काऊ रोग किससे संबंधित है, ये प्रश्न हमने आपको बताया था, मैड काऊ रोग। तो इसको BSE भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम है। टीबी आपको पता है किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया संबंधित है। और ये आपको हिंदी की टर्म आपको नहीं, इंग्लिश की टर्म देख ली थी, मम्पस वायरस से जनित है। तो इतने यदि आपको 3 यदि आ रहे हैं, फिर भी आपका उत्तर आ जाता है इसका कि डी का क्या हो रहा है, आपका 4 हो रहा है, और बी हमारे को आ रहा है, बी का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, तो इसका उत्तर नंबर आपका 3 हो जाता। यदि सी का नहीं भी आ रहा है तो सी का क्या होता, ए हो जाता है, वायरल आलू स्पिंडल रोग होता है, ट्यूबर, इसका होगा 3 नंबर। कोर्डेट के तंत्रिका तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पृष्ठ दंड के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है, बिल्कुल सही है। खोखला होता है, बिल्कुल सही है। देहगुआ के बाहर स्थित होता है। यह गुच्छिका में, इंग्लिश में बोलते हैं गैंग्लियोन, गैंग्लियोनेटेड नहीं होता है, यह गुच्छिका में होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसमें गैंग्लियोन नहीं पाए जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, उसके अंदर आते हैं ये गैंग्लियोन। तो यहाँ क्या है, गैंग्लियोन नहीं पाए जाते हैं। कोर्डेट के तंत्रिका रज्जु के अंदर क्या है, गैंग्लियोन नहीं पाई जाती। इसके जब आप गुण देखेंगे, आप लक्षण देखेंगे तंत्रिका रज्जु के, आप राजस्थान बोर्ड की बुक में भी पढ़ेंगे, तो आपको ये प्रश्न सीधा सीधा वहां मिल जाएगा। इसका उत्तर नंबर 2 आपका सही होगा, मतलब गलत, सत्य नहीं है, 2 नंबर उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पादप समूह पृथ्वी की कुल कार्बन डाइऑक्साइड के, आपको सबको पता है कि शैवाल कुल स्थिरीकरण का, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का 50% योगदान देते हैं, कौन से, शैवाल, एल्गी। ये भी प्रश्न आपको दिया हुआ है, 7 पूल, बहुत बार आपको बताए थे हर टेस्ट के अंदर 7 पूल, वेस्कुलर बंडल मैंने दिए, वेस्कुलर बंडल मैंने ये भी बताया था कि एक प्रश्न 101% यहाँ से आता है सीधा सीधा। अब क्या पूछा इन्होंने पूछा कि सॉरी, वेस्कुलर बंडल से एक पहले प्रश्न और है, निम्न में से कौन सा पित्त का भाग नहीं है। एक बार पित्त का भाग हम बात करें, यदि पित्त रस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन होता है, फोस्फोलिपिड होता है, लेकिन लाइपेज नहीं होता। ये वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है लाइपेज। तो ये वसा का यहाँ क्या होता है, पाइसीकरण होता है, न कि पाचन होता है, तो इसमें लाइपेज एंजाइम आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। चित्र ए बी सी को पहचानिए। यदि आप इस चित्र को देख रहे हैं, वेस्कुलर मंडल से संबंधित है, आप 7 पूल आपको पता है, कॉन्जोइड, कोलेट्रल, ओपन। कॉन्जोइड होगा, कोलेट्रल होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा। ये बात हो रही है किसकी, ओपन की। ओपन प्रकार का होगा कॉन्जोइड, कॉन्जोइड ओपन। इसमें यदि हम देखें कॉन्जोइड ओपन के अंदर, तो ए पार्ट जो है आपका किसको दर्शाता है, यहाँ ए पार्ट आपका किसको दर्शाता है, जाइलम को दर्शाता है। बी पार्ट आपका फ्लोएम को, ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, बीच में क्या है, कैम्बियम है। तो इसका उत्तर नंबर 2 सही होगा, ए जाइलम, बी फ्लोएम, और सी आपका क्या है, ये आपकी क्या है, बीच में कैम्बियम, जिसमें ओपन में आपकी कैम्बियम होती है, क्लोज में आपकी कैम्बियम नहीं पाई जाती। कौन सा डीएनए अनुक्रम एक पैलिंड्रोम प्रतिबंध स्थल नहीं है। ये प्रश्न सेम टू सेम आपके टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने दे रखा है, आप आज भी देख लेना। आप सेल बायोलॉजी के अंदर भी, और आपका जो किसके अंदर है मेंडल वाली जो जेनेटिक्स है, उसके अंदर ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, या आपका सेल बायोलॉजी के अंदर सेम टू सेम दिया, आज भी आप चेक कर लेना टेस्ट के अंदर कौन सा प्रश्न। जैसे हम बात करें GAATC, इसमें अब देखो यहाँ एक थोड़ा सा इसका ट्रम है, एक ट्रिक है एक तरह से, कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। जैसे कनक, कैनक, इसी तरह जहाज, जहाज, सेम दोनों साइड है। जैसे हम बात करें जी का किसमें होगा, सी में, ए का टी में, ए का टी में। इसी तरह सी का जी में, टी का उल्टा ए, टी का उल्टा ए, सेम है। ए का उल्टा टी, ए का उल्टा फिर टी, टी का ए का टी, सेम है। इसी तरह ए का टी, ए का टी, जी का सी, बिल्कुल सेम है। इसी तरह ए का टी, टी का सी, जी का ए, सेम है। लेकिन यहाँ हम बात करें, सी से टी नहीं होगा, सी से क्या आता, जी आता। इसी तरह जी से ए नहीं आता, ए की जगह क्या आता, सी आता। तो ये सही होता है, बिल्कुल गलत है।
आगे, डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के दो प्रमुख संकल्पनाएं हैं। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार इन 4 पॉइंट में से केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, बाकी इनके द्वारा नहीं दिए गए। अब आपको और चीज नहीं याद आती तो केवल एक ही आ जाता, प्राकृतिक वर्ण। आप प्राकृतिक चयन भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक वर्ण भी बोल सकते हैं, ये उनसे संबंधित है। और शाखावाद जिसे ब्रांचिंग कहते हैं ये इससे संबंधित है। तो ये डार्विन के संबंधित सिद्धांत है दोनों। आगे हम देख रहे हैं, अभिकथन ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जेल विद्युत कण संचरण में, ये जेल इलेक्ट्रोसिस आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वहां से प्रश्न जेल इलेक्ट्रोसिस से आए हैं। नोट्स भी आपने देखे होंगे, एलन की शीट वगैरह में ऐसा मिल जाता है, राजस्थान बोर्ड वाली बुक में भी दे रखा है, थोड़ा सा आप देखते। और संबंधित आपका जो ये टॉपिक है, एलेक्स जेफरी ने जिनकी खोज की थी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वहां से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, वहां उनको आपको अच्छे से पढ़ा है, उसका भी एक प्रश्न आया हुआ है। तो वहां से बायोटेक के भी 4-5 जो प्रश्न आए, हालांकि इतना टफ नहीं है यदि आपका पढ़ा हुआ है तो, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ। अभिकारण कथन, जेल विद्युत कण संचरण में डीएनए अणु एनोड की तरफ गमन करते हैं, क्योंकि डीएनए अणु क्या होता है, नेगेटिव होता है, डीएनए अणु एनोड की तरफ गमन करेगा, डीएनए अणु ऋणात्मक आवेशित होता है, बिल्कुल सही है। ए और बी आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, इसकी व्याख्या भी सही है, ए और आर दोनों सही कारण है, बिल्कुल इसका उत्तर नंबर 3 आपका सही होगा। जेल विद्युत कण संचरण में काट कर निकाले गए जेल के टुकड़ों से डीएनए बैंड्स का निष्कर्षण क्या कहलाता है। एक एक्सट्रैक्शन डीएनए बैंड फ्रॉम कट ऑफ जेल पीस, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज नाउ एज, इसे छालन या एल्यूशन कहते हैं, छालन या एल्यूशन कहा जाता है। ये हमारे 35 प्रश्न जो लगातार आपसे पूछे गए, उसके बाद आगामी 15 प्रश्न हम देखते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा होगा इक्यानवे नंबर प्रश्न। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही क्रम क्या है। आप सबको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 6 चरणों में लगभग चलती है। 6 चरण जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीएनए का पृथक्करण करना होता है, सबसे पहला नंबर आएगा डीएनए पृथक्करण। उसके बाद उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोडर्मल द्वारा पाचन या विदलन किया जाता है, तो 2 नंबर आपका ये होगा। उसके बाद आपका होता है वांछित डीएनए खंड का जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा पृथक्करण, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा क्या होता है, पृथक्करण, तो 3 नंबर पर ये आएगा। उसके बाद होती है सर्दन ब्लोटिंग, 4 नंबर पर ये आएगा। और उसके बाद होता है संकरण, 5 नंबर पर ये आएगा। तो ये इसके चरण है, सिंपल सा प्रश्न था, केवल चरण आपका इसके पूछे कि कौन सा चरण पहले बाद में आएगा। ये प्रश्न भी आपको दिया हुआ है, आसान प्रश्न आप करते तो हो जाता। फाइटोक्रोम के संबंध में, फाइटोक्रोम आप सबको पता है, फाइटोक्रोम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बोर्थविंग और होड्रिक्स ने इसका खोज की थी। ये प्रश्न भी आपको टेस्ट के अंदर दिया हुआ है, इससे आप रूबरू हैं। प्रोटीन से जुड़े हुए क्रोमोफोर होता है, बिल्कुल सही है, एक प्रकार की प्रोटीन है, ये भी सही है। क्रोमोफोर प्रकाश को अवशोषित करता है। आपको पता है कि इसके 2 रूप होते हैं, पी आर और पी एफ आर, दोनों रूप में अंतर परिवर्तित होता रहता है, ये भी बात सही है। लेकिन नीला प्रकाश क्रोमोफोर में नीला नहीं, ये हमेशा लाल प्रकाश का अवशोषण करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कुत्तों और बिल्लियों में, ये प्रश्न भी हमारा टेस्ट सीरीज के अंदर हर बार मैंने आपको दिया था कि अपरा से हर बार एक प्रश्न आता है कि, और कुत्तों और बिल्ली के बारे में पूछता है, कभी मनुष्य का पूछता है, कभी किसी का पूछता है। हर बार मैंने आपको हर टेस्ट सीरीज के अंदर, मेजर के अंदर, हर टेस्ट 1.0, 2.0, 3.0 मेगा के अंदर भी ये प्रश्न आपको दिया है। और ये भी मैंने पूछा हुआ आपसे, कुत्तों और बिल्लियों में कौन सा पाया जाता है, हर बार से अलग अलग बार मैंने आपको अलग अलग दिया था। इसका जो सही उत्तर है, अब इसकी बात करें हम डिफ्यूजन, जैसे पहला आप इंग्लिश में हमेशा इनका ध्यान रखें, डिफ्यूज्ड इसको बोलते हैं, ये घोड़े और सुअर के अंदर पाई जाती है, घोड़ा हो और आपका सुअर हो। अब है बिम्बाब, जिसको डिस्कोइडल बोलते हैं, डिस्कोइडल इंग्लिश शब्द है डिस्कोइडल, मोनोडिस्कोइडल, बाइडिस्कोइडल, तो मनुष्य और बंदर वगैरह इनमें पाई जाती है, चिंपैंजी वगैरह इनमें। अगला है आपका जोनेरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जोनेरी जो शब्द है वो आपका किसमें पाया जाता है, कुत्ते और बिल्लियों के अंदर जोनेरी पाया जाता है, कुत्ते और बिल्लियों के अंदर। बीज पत्री, जिसको हम बीज पत्री को बोलते हैं, कोटिलेडोनरी, कोटिल
ले डोनरी, कोटली डोनरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बीजपत्री, ये आपका पता पाया जाता है, भैंस है, भेड़ है और गाय भैंस है, उनके अंदर ये पाया जाता है। इसका उत्तर होगा आपका 3 नंबर। एक सामान्य ये प्रश्न भी आपको हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने दिया था कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, और अब की बार पहली बार सेकंड ग्रेड के अंदर बना है। हालांकि लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एसीएफ वगैरह में ये पूछा गया है, किताब में भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। सिंपल प्रश्न था, टेस्ट सीरीज में हर बार आपको दिया हुआ है, आप यदि थोड़ा सा देखते। अब यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा समझना था आपको। एक सामान्य लड़की है जिसकी माँ है, इसका मतलब वो क्या हो गई, वाहक। और वाहक से जब शादी किसकी हो रही है, पुरुष, सामान्य पुरुष से हो रही है। जब वाहक की बात करें तो एक्स हीमोफिलिक है, एच लगा दो ऊपर, इसका मतलब ये वाहक हो गई, और ये क्या है, सामान्य पुरुष है। इसकी जब शादी होगी इनसे, जब इनके हम निकालेंगे तो इसमें क्या चीज आएगी, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से पढ़ेंगे, यदि निकाल के हम देख सकते हैं कैसे। अब जैसे इसमें क्या होगा, इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि x से जब x कर दो, x के साथ फिर x कर दो, x और आपका x। अब देखो x के साथ हीमोफिलिक है, दूसरा x किसके साथ गया, इधर हमें y करना है हमें। अब देखो इधर हम करेंगे x के साथ x, दूसरा x के साथ क्या हुआ, y। इधर हम करेंगे x के साथ x और दूसरा क्या हुआ, x y। दूसरा हम करेंगे x y। अब देखो पहला हमने क्या निकाला, x क्या हुआ हमारा, क्या है, वाहक है, वाहक स्त्री हो गया। दूसरा xy साधारण है, x एक साधारण है, मतलब यहाँ जो इसका कुल मिलाकर जो हमें संतति जो प्राप्त हुई है वो कैसी हुई, एक तो हीमोफिलिक बेटा होगा, वाहक बेटी होगी, हीमोफिलिक पुरुष होगा और वाहक बेटी होगी, सामान्य बेटी होगी और सामान्य क्या होगा, बेटा होगा। इसका उत्तर होगा आपका बी और सी। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इस प्रकार का मिलेगा कि एक तो हमारी हीमोफिलिक बेटा होगा जिसमें एक्स वाई के ऊपर क्या होंगे, एच लगा होगा। कैसे लगेगा, इस वाली के अंदर नहीं लगेगा, जैसे एक्स हो गया। दूसरा जब इसमें करेंगे तो आपका एक एक्स यहाँ लगेगा, क्योंकि एक हमारा इधर से भी हो रहा है क्रॉस, दूसरा इधर से हो रहा है, फिर इसका इससे हो रहा है, तो ये यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप जब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इस प्रकार की संतति हीमोफिलिक बेटा मिलेगा, वाहक बेटी मिलेगी, बेटी तो वाहक होगी कंफर्म है, सामान्य बेटी भी होगी, सामान्य बेटा भी होगा। तो ये 4 चीजें इसमें होगी, तो इसका उत्तर बी और सी होगा। ऐसा प्रश्न आप इस तरीके से कर सकते हैं। कॉलम फर्स्ट में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न उपप्रस्थों, ये प्रश्न भी आपको टेस्ट के अंदर दे रखा है, पहले कई बार ग्रेड सेकंड में भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, केवल रिवीजन प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था, इसको यदि आपने छोड़ा है तो सारी चीजें आसान, सबसे आसान प्रश्न था। इसका उत्तर हम सीधा लिख देते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इसमें केवल एक भी आपको आ रहा था, जो सबको आ रहा था, कौन सा, टेकाइटिन। टेकाइटिन के अंदर हमें पता है क्या होता है, जीन विनिमय होता है, 1 और 3, केवल 3 ही आपको करना था, बाकी अपने आप प्रश्न हो रहा था। केवल जीन विनिमय भी आपको पता था तो भी आपका ये प्रश्न सही था। ऐसा प्रश्न भी टेस्ट के अंदर हमने दिया था। ये देखो, पादप पोषण के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। जिंक प्लस प्रत्यक्ष रूप से हार्मोन इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट उपापचय से होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज क्रैश चक्र में एंजाइम का सक्रिय कारक धातु होता है, बिल्कुल सही है। बोरोन कहीं भी काम नहीं आता है, बोरोन केवल पराग नलिका से संबंधित होता है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब बोलते हैं, उसकी वृद्धि और के लिए, विकास के लिए जरूरी होता है बोरोन, बाकी गलत। तो ये इसका 4 नंबर सही उत्तर होगा। मांसपेशी संकुचन में निम्न में से एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है, तो ट्रोपोनिन सी का प्रबल आकर्षण होता है। आवर्त बीजियों के किस प्रकार के प्रयोग, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था, वास्तव में टफ था, क्योंकि इतना अंदरूनी प्रश्न ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। अब इसका जो उत्तर हुआ है, हमने माना है 1 नंबर इसका उत्तर हमने सही माना है कि पीनिया और प्लेम्बेगो प्रकार इसका सही उत्तर है। केंचुए के फेओसोम आया हुआ प्रश्न था, सेम था, किताब में दिया हुआ है, ग्रेड सेकंड 2016 या 13 के सेकंड ग्रेड में आया भी हुआ है और बिल्कुल रिपीट हुआ है। प्रकाश ग्राही फोटो रिसेप्टर होते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है, सिंपल प्रश्न था, टेस्ट में भी हमने दिया था। दिया गया स्लोगन किसने प्रस्तावित किया था, ग्लोबल वार्मिंग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये दिया गया था।
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा था, ग्लोबल वार्मिंग कहा था इसको। लेट्यूलस, अब इसको लेट्युका बोलते हैं, जो सलाद के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न टेस्ट सीरीज के अंदर फैमिली वाले में आपको दिया हुआ है, एक बार नहीं 2 से 3 बार दिया हुआ है। आपको पता है एस्ट्रेसिया कंपोजिटी कुल का था, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से संबंधित इसका प्रश्न था। एस्ट्रेसिया कंपोजिटी टेस्ट सीरीज के अंदर किताब के अंदर आपको सीधा सीधा मिलेगा, आप जाके चेक कर लेना, सेम टू सेम प्रश्न छपा हुआ है। निम्न में से कौन सा प्रश्न, ये भी आपको दिया हुआ है, सेम नहीं दिया हुआ लेकिन इस प्रकार का लघु दिवस पादप प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर आपको प्रश्न टेस्ट के अंदर भी दिया हुआ है, किताब के अंदर भी छपा हुआ है। इसका सीधा सीधा उत्तर क्या था, गन्ना था, सेकेरम ऑफिसिनेल्स आपका क्या उत्तर होता है इसका, गन्ना। निम्न में से कौन सी लार्वावस्था लीवर फ्लूक की नहीं है, लीवर फ्लूक की आपको पता है सार्कोड लार्वावस्था है मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ये 5 अवस्थाएं थी। ट्रोकोफोर आपकी नहीं है, एनेलिडा में भी है, मोलस्का में भी है ट्रोकोफोर, तो ये आपका गलत। श्रमिक मधुमक्खियों के भोजन स्रोत के स्थान पर जानकारी संप्रेषित वेगल नृत्य वो करती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था लेकिन आप इसको थोड़ा सा सोच विचार के करते तो आपका ये सही हो सकता था, क्योंकि हैप्लॉन्टिक मुख्य रूप से आपके पाया जाता है। अब इसमें देखो डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक होता है लेकिन सार्गोसम क्या है, भूरा सेवाल है, बिल्कुल सही है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का होगा। अब क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी है, होना क्या चाहिए था, हैप्लॉन्टिक होना चाहिए था, लेकिन क्या है डिप्लोबायोन्टिक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हैप्लोबायोन्टिक बेट्रोकोस्पर्मम आपकी लाल सेवाल है, रेड एल्गी है, अपवाद स्वरूप इसमें क्या है, हैप्लोबायोन्टिक पाया जाता है। हैप्लॉन्टिक स्पाइरोगैरा आपकी क्या है, ग्रीन एल्गी है, क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। हालांकि 2 नंबर में क्या होना चाहिए था, हैप्लॉन्टिक, ग्रीन एल्गी में क्या है, हैप्लॉन्टिक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, हैप्लॉन्टिक होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोल दिया, डिप्लोबायोन्टिक, तो ये आपका बिल्कुल सही। ये प्रश्न जरूर थोड़ा सा क्या आंतरिक था, आपने शायद नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑल ओवर आप पढ़ते तो मिल जाता, लेकिन इतना डीप इस प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़ते। तो आप एवरेज मान के चलें, बायो में 50 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और 50 में से 40 प्रश्न ऐसे थे जो आप आसानी से करने वाले थे। आसानी का मतलब है कि उन प्रश्नों को आपने पढ़ा हुआ है, आप उनमें से कर सकते थे। उनमें से भी मैं मान सकता हूं कि 40 आप नहीं कर पाते, तो आप लगभग 35, 36 तो आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी लगभग 35, 34 तक आप पहुंच सकते थे। फिजिक्स में भी बच्चों ने खूब प्रश्न कुछ लोगों ने किए भी हैं। बाकी हम कल इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, कल फिजिक्स की आंसर की आपको मिलेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर रणवीर सर से जुड़े, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से जीके का चैनल, उससे आप जुड़े। आने वाले समय में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों में हमें सुधार करना है, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। समय समय पर आपसे मोटिवेशन, समय समय पर इसकी जो रणनीतियां हैं, आगे बुक लिस्ट क्या हो सकती है, आगामी जो सेकंड ग्रेड उससे संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज भी 19 तारीख से शुरू हो रही है, और वो टेस्ट सीरीज बहुत प्रभावी तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से उसका परिणाम रहा है, पुरानी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हूबहू प्रश्न, और आपको केवल टेस्ट के माध्यम से हमने पूरे साल भर आपसे हम जुड़े रहे, और हमने किसी भी प्रकार का कोर्स लॉन्च नहीं कर रखा था। मुख्य फोकस था टेस्ट के ऊपर, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, और उसका आज सुखद परिणाम हमें मिला, बहुत खुशी हुई। बहुत से साथियों ने हमें कॉल करके भी बताया कि सर आपकी टेस्ट सीरीज से खूब प्रश्न आए, हमने टेस्ट के माध्यम से आपसे जुड़े रहे, बहुत फायदा हुआ। तो इस प्रकार के विचार हमें सुनने को मिले, तो हम आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।